दोस्तों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को किस तरह से फाइंड आउट करना है ये सब हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। हम दोस्तों डायमेंशंस को याद नहीं करेंगे बल्कि उसके निकालने का तरीका जो है उसे सीखेंगे। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मंजिल क्लासेस। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों आपको ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही है पहले भी लग रहा होगा कि कहीं देखी है, और वो देखी थी आपने जब हमने एसआई यूनिट्स को निकाला था। मैंने तब आपको कहा था कि अभी फिलहाल हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, बट हम क्या करेंगे कि डायमेंशंस को जब हमने फाइंड आउट करना है उसे हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड आउट करके बताऊंगा आप सभी को। और यकीन मानिए अगर आपने सीख लिया ये तरीका कि डायमेंशंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं तो कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को याद करने की। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी डायमेंशंस के टर्म में तो आप ऑन स्पॉट डायमेंशंस जो है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से डायमेंशंस को निकाला जाता है। आइए पहला सवाल, एरिया की डायमेंशंस अगर हमसे पूछी जाए तो मैंने आपको फॉर्मूलेस जो है वो याद करवाए थे ऑलरेडी। एरिया का फॉर्मूला क्या है, अब मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं कि ये फॉर्मूलेस बने कैसे हैं, क्योंकि वो मैंने एसआई यूनिट के लेक्चर में बहुत डिटेलिंग में बताया कि फॉर्मूलेस क्रिएट कैसे हुए, फॉर्म कैसे हुए। ठीक है, वो अगर आपने लेक्चर देखा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर किसी का फॉर्मूला आपको याद है। डन। तो आइए एरिया के ऊपर आते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं ये भी बता दूं, इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी होंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स दी होंगी। आप पर्सनली हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे नाम को सर्च करके, और मंजिल क्लासेस को कहीं पर भी सर्च करोगे आपको पेज मिलेगा। फॉलो या ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आपको। चलिए एरिया पे आते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। याद आप सभी को? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसे डायमेंशंस में कैसे लाना है? देखो लेंथ ही होती है, ब्रेथ जो होती है वो भी एक लंबाई है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। यानी अगर मैं पूरी लेंथ में ये लेकर आऊंगा तो मुझे एल स्क्वायर मिल रहा है। और आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, मास, लेंथ, टाइम। मास को m से डिनोट करेंगे, लेंथ को l से डिनोट करेंगे, टाइम को t से डिनोट करेंगे। और वो भी याद है आपको, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से डिनोट करेंगे, उसके लिए डायमेंशन एम्पियर आ जाएगी। वो भी याद है आपको, केल्विन टेम्परेचर, उसको k से डिनोट करेंगे, उसके लिए k आ जाएगा डायमेंशन में। क्लियर हो गया? वो भी याद है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसको MOL मोल से डिनोट करेंगे, उसके लिए डायमेंशन में मोल आ जाएगा। बट सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही तीन जो होंगी ये शुरुआती दौर पे आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि इन्हीं में कन्वर्ट किए जाते हैं जो स्टार्टिंग के 20 फिजिकल क्वांटिटीज है डायमेंशंस के लिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे एरिया की, तो मुझे एल स्क्वायर मिल गया। देखो एरिया में इसका मतलब है ना ही मास आ रहा है ना ही टाइम आ रहा है। तो अगर मुझे प्रॉपर डायमेंशन लिखनी है वो मुझे लिखनी है ऐसे, m0 l2 t0, और यहां से आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो m0 l2 और t0 ये डायमेंशंस निकल कर आ रही हैं किसकी? एरिया की। आपने पहले फॉर्मूले को कन्वर्ट किया m l और t की टर्म्स में और देखा सिर्फ l आ रहा था, m तो आ ही नहीं रहा है, t आ नहीं रहा है। जो चीज नहीं आएगी आप उसको जीरो लिखोगे पावर में। आइए सेकंड, वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी मैंने पहले भी बताया आपको, लेंथ l है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है। यानी कितनी लेंथ मिल गई? 3। तो 3l नहीं लिखना आपको, आप प्लस नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, l क्यूब बन गया। यानी डायमेंशन के टर्म्स में m0 l क्यूब और t भी 0। तो ये डायमेंशंस निकाल दी हमने वॉल्यूम की। डन। आइए डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को मैं m से डिनोट करूंगा। वॉल्यूम की डायमेंशंस मैंने अभी निकाली, वो कितनी होती है? L3। तो आपको सिस्टमैटिक वे में चलना है। मैंने भी सिस्टमैटिक वे में ये सारी क्वांटिटीज लिखी हैं ताकि जब कोई बड़ा एक फॉर्मूला आ जाए उसमें किसी एक छोटी चीज का इस्तेमाल हो रहा है जो ऑलरेडी आपने निकाली है, सीधा वहां से उठा के हम पुट करें। बट अगर एग्जाम में कोई एक मिलेगा, हो सकता है ना एग्जाम में डायरेक्टली आपको वर्क पूछ लिया जाए, तो आपको वर्क के लिए फोर्स की निकालनी ही पड़ेगी। तो वो रफ पे किया जाएगा, बताऊंगा कैसे। अभी यहां पे आइए, तो यहां इसका मतलब है मास हमें 1 मिल रहा है। अब ये डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में l रेज़्ड टू पावर -3 हो जाएगा। टाइम है नहीं तो टाइम 0, यानी m1 l -3 एंड t 0। और ये लेक्चर्स अगर
कभी आने वाले टाइम पे क्लास 11 का स्टूडेंट जो है वो देख रहा होगा, या फिर नीट जेई वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि डायमेंशंस हर जगह पूछी जाती है। आगे चलते हैं, स्पीड के ऊपर बात करते हैं। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक लेंथ है, तो मैंने ऊपर l लिखा, टाइम t है तो t लिखा। अब इसे अगर लिखोगे m नहीं है, m0 l1 t के साथ यहां 1 है, जब ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, m0 l1 t -1। डन। आइए नेक्स्ट निकालते हैं, वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशंस भी एक जैसी होंगी, क्योंकि इनका फॉर्मूला एक जैसा है, क्योंकि इनके ऐसा यूनिट्स एक जैसे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई है, टाइम तो टाइम ही रहेगा, यानी m0 l1 t -1। तो अब देख लीजिए स्पीड या वेलोसिटी, इन दोनों के डायमेंशंस एक जैसे हैं। आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी ऊपर फॉर्मूला वेलोसिटी का आएगा और नीचे टाइम का आएगा। वेलोसिटी की अब डायमेंशंस डायरेक्ट तो है नहीं कोई, जैसे मास लेंथ और टाइम है। वेलोसिटी की डायमेंशंस अभी हमने निकाली, m0 l1 t -1, यही सब्स्टिट्यूट करो, m0 l1 t -1, और टाइम की क्या है t1 या t। दोस्तों ये मत करना ये t कैंसिल कर देना, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, यानी m0 l1 ये t जब ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा, m0 l1 t -2। क्लियर हो गया? कहां मुश्किल है? देखो फॉर्मूले अगर आसान है, फॉर्मूले हमें मालूम है तो सब चीजें आसान है। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ही होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, वो क्या होती है m0 l1 t -1। मैंने आज तक डायमेंशन याद नहीं की, इतना वक्त हो गया पढ़ाते हुए, तो मैं आपको भी बोलूंगा याद नहीं करनी है, निकालनी है उस समय पे। चलिए अब इसको बताओ, अब क्या करेंगे आप। ये मत कर देना कि ये m और ये m कैंसिल आउट कर लो कि यहां 1 है यहां 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 होता नहीं। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। और ये भी मत सोचना m को तीनों के साथ खोल देना, ये तीनों ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, प्लस फॉर्मेट में थोड़ी है। ये मैं वो बोल रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो a इंटू बी प्लस सी को ओपन करते हैं ab प्लस ए सी, क्योंकि बीच में प्लस है, यहां मल्टीप्लाई है। समझ रहे हो पॉइंट? तो बन जाएगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1 प्लस 0 इज 1, m1 l1 t -1। तो ये आगे मोमेंटम की डायमेंशंस। हाँ इतनी ही स्पीड पे करना है आपको, क्योंकि सीख लिया ऑलरेडी। फोर्स पे आते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन तो हो गई m1, और एक्सेलरेशन की अभी हमने ऊपर निकाली है m0 l1 t -2। करो, सॉल्व करो, ये बन जाएगा m1 l1 t -2। तो ये आ गए आपके पास फोर्स की डायमेंशंस। वर्क पे आ जाइए, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन ये निकाली हमने m1 l1 t -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो है, डिस्प्लेसमेंट लंबाई होती है l1, यानी m1 अब l2 हो जाएंगे और t जो होगा -2 होगा। क्लियर हो गया? लास्ट पे आ जाओ, एनर्जी। एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क होता है, और जो एनर्जी जो वर्क की डायमेंशंस है वही एनर्जी की है जो भी आपने ऊपर निकाली, m1 l2 t -2। तो दोस्तों ये थी पहली 10 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को फाइंड आउट करने का तरीका। और किसी भी स्टूडेंट को ये लेक्चर तेज लग रहा होगा, वो उसी को लग रहा होगा जो डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप कर रहा होगा। अगर पिछला लेक्चर आपने देखे हुए हैं 2, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि जल्दी में हमारा काम हो रहा है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट डायमेंशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट 10 लेक्चर्स ले लेते हैं हम। 10 फिजिकल क्वांटिटीज। पावर, पावर क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, ये ऐसा यूनिट लिखा हुआ इसका वॉट।
वर्क अपॉन टाइम, वर्क की डायमेंशन अभी हमने पीछे निकाली, क्या थी? m1l2 t-2, m1l2 t-2, तो टाइम की क्या है? t1। टाइम में तो टाइम है ना, मास थोड़ी है टाइम में, लेंथ थोड़ी है टाइम में, तो t1 ही आएगा। यानी m1 बनेगा, l2 बनेगा और t-3 बन जाएगा। जब ये t ऊपर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा -3। हाँ दोस्तों, ये जरूर है, अगर आपको किसी को भी ये लग रहा है कि सर डायरेक्टली अगर हमसे वो पूछ ले पावर वर्क अपॉन टाइम, तो मुझे वर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वर्क के लिए आपको फोर्स की पता होनी चाहिए, और फोर्स के लिए आपको एक्सेलरेशन की पता होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी की पता होनी चाहिए। तो ये कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, जब आपको वर्क की डायमेंशन निकालनी है, तो वर्क के फॉर्मूले में जो आ रहा है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको फोर्स की निकालनी पड़ेगी। फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है? इंटू डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। तो फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन की निकलेगी, फिर निकलेगी इसकी, और फिर आप वर्क पे आओगे। ये बताना चाहता हूं, बट कोई परेशानी नहीं है, हो जाता है आसानी से। प्रेशर के ऊपर आते, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml-t-2, ml-t-2, मतलब ये 1 है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L2 क्या बन जाएगा? m1l-1 t-2। क्लियर हुआ? क्योंकि 2 जब ऊपर जाएगा नेगेटिव में 2 आएगा, -2, और 1 - 2 इज -1, m1l-1 t-2। इंपल्स पे आते हैं, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन अभी लिखी हमने, m1l1 t-2 इंटू टाइम, तो t1 होता है, बनेगा क्या? m1l2 t, when bases are same, powers are added, -2 + 1 is -1, तो ये बनेगा m1l2 t-1। ठीक है भाई, चलिए आगे, दिख रहा है अच्छे से? स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली, m1 l1 है ना, फोर्स की l1, m1l1 t-2, ये है फोर्स की, और एरिया जो होगा वो L2 होगा। अब जब इसे सोल्व करोगे बनेगा m1l-1 t-2। क्लियर हो गया? ये आगे डायमेंशंस किसकी? स्ट्रेस की। ठीक है दोस्तों, हमने देखा मैक्सिमम फॉर्मूलेज में फोर्स 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 आ रहा है, तो आप क्यों ना फोर्स की डायमेंशंस को याद ही कर लो, जो निकाली थी हमने m1l1 t-2। अगर ये याद होगी तो बाकी सभी में बड़ी, यहां भी फोर्स है, सभी में बड़ी आसानी से निकल जाएगा। चलिए स्ट्रेन के ऊपर आते हैं। देखो, स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं है, उसी तरह से स्ट्रेन की कोई डायमेंशंस भी नहीं है। जो डायमेंशंस न्यूमरेटर में होंगी वही डिनोमिनेटर में होंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, यानी डायमेंशन लेस है स्ट्रेन। दोस्तों अगर मैं आगे चलूं, एंगल याद रखिएगा, एंगल जो है उसके एसआई यूनिट जरूर है, बट जब हम डायमेंशन पे आ जाएंगे तो एंगल भी डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, क्योंकि ना एंगल में मास होता है, ना टाइम होता है, ना लेंथ होती है। डन। टाइम पीरियड जो सेकंड है, टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशंस क्या होगी? t1, यानी m कितना रहेगा? 0, l भी 0, और t क्या रहेगा? t1 रहेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है आप सभी को? अगर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं, इसी तरह से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी यही काम करना है आपको दोस्तों। फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हर्ट्ज। और मैंने बताया था ये 1 टाइम पीरियड होता है, याद है? यानी 1/t1, यानी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m0 l0 t-1। डन। फ्रीक्वेंसी भी हो गया। रिलेटिव डेंसिटी, अगेन दोनों सेम चीजें, डेंसिटी डेंसिटी, ना ही इसका कोई यूनिट है ना ही इसका कोई डायमेंशन है, यानी ये भी क्या बनेगा? डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो ये थी नेक्स्ट 9 या 10 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकालने का तरीका। आप एक बार दोस्तों ये चेकआउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल जो क्वांटिटीज बची हैं उनकी डायमेंशंस को निकालना बताता हूं। हालांकि अब सीख तो लिया आपने, मेथड किया है, अब जरूरत तो नहीं पड़ेगी आगे करने की, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं सिखाने चाहता हूं। तो आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और जब मैंने आपको डायमेंशन लेस बता दिया, मतलब डायमेंशंस नहीं है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, M0 L0 T0 लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, यहां पर भी मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी बताया था, डायमेंशंस नहीं है, M0 L0 T0। और कहां बताया मैंने, ये स्ट्रेन में भी बताया डायमेंशंस नहीं है, M0 L0 T0। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ ये शायद यहां पर मेरा गलती से मैंने L2 लिख दिया, L1 है, L1 है, L1, बाकी तो सब सही है, M1 L1 T1 S1। चलिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे आते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं, सारे फोन आज ही आने, अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो उसकी डायमेंशंस कैसे आप निकालिएगा वो सुनिए। देखो, चार्ज यानी Q इक्वल्स टू CV, एक फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला है, आप इसको अगर यूज करो तो क्या आप फॉर्मूला ये निकाल सकते हो, क्या आप इसकी डायमेंशंस को निकाल सकते हो? यहां से तो नहीं निकल पाएगी, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, करंट इनटू टाइम का। एक और फॉर्मूला मैंने एक अभी जो लिखा वो क्या था, Q इक्वल्स टू CV, एक ये भी है Q इक्वल्स टू IT। ठीक है, ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमें पहले कैपेसिटी का मालूम होना चाहिए, वोल्ट का मालूम होना चाहिए, तब जाके हम इलेक्ट्रिक चार्ज निकालेंगे। तो ये ज्यादा इजी है, यहां पर हमें मालूम है कौन सा, Q इक्वल्स टू IT। ये I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो करंट का मैंने बताया डायमेंशन A यानी A1, और टाइम का डायमेंशन क्या है, T यानी T1। तो ये क्या बन जाएगा, M0 L0 T1 A1। अब A भी इंट्रोड्यूस हो गया, एम्पियर A भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस मैंने बताया था, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन जो है वो A है, जिसे आप दूसरी भाषा में लिख सकते हो M0 L0 T0 A1। यही चीज मैंने यहां पर यूज भी की है, इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट A1 यही यूज किया है मैंने। ठीक, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं, फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू IR। तो R कैसे निकलेगा, V अपॉन I। और V निकालने के लिए यानी मुझे वोल्टेज के डायमेंशंस पता हो, करंट की तो पता ही है, वो भी निकाली मैंने A1, तो मुझे वोल्टेज की पता होंगी तो मैं रेजिस्टेंस की निकाल पाऊंगा। और वोल्टेज होता है क्या, पोटेंशियल। वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी डायमेंशन यहां है, पहले वो निकालेंगे हम, तब जाके रेजिस्टेंस की निकलेगी। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क की डायमेंशंस क्या थी, M1 L2 T माइनस 2, M1 L2 T माइनस 2, डन। अब बात आती है चार्ज, आपने वर्क की डायमेंशंस तो लिख ली, चार्ज की डायमेंशंस क्या लिखोगे आप, वो देखिए आप। ठीक है, चार्ज की डायमेंशंस अभी निकाली हमने ना पीछे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या निकली थी, A1 T1। ये देखो यहां पे A1 T1, बाकी तो जीरो है इसलिए बोल नहीं रहा हूं, इसलिए A1 T1 लिखो अब यहां पे, M0 L0 T1 और A1। चलिए अब इसे सिर्फ सोल्व करना है हमने ना। अब M कितना बनेगा, ऊपर 1 है नीचे 0, 1 ही रहेगा। L ऊपर 2 है नीचे 0, L 2 ही रहेगा। T माइनस 2 है नीचे 1, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव, माइनस 3 बनेगा। और A माइनस 1 बनेगा, यानी M1 L2 सेम रहे, T नीचे 1 था, ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, और A माइनस 1 में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। अब मैं रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूं आसानी से। ठीक, यूज करते हैं कैसे, सेम पोटेंशियल की डायमेंशंस को उठाओ, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये आ गया पोटेंशियल की डायमेंशन, यानी वोल्टेज की। ऊपर नीचे करंट है, करंट तो एम्पियर होता है, तो बनेगा क्या, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये बन गई रेजिस्टेंस की।
तो इस तरह से बाकी सब डायमेंशन को आप निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए मैं थोड़ी और बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरह से ये यूनिटलेस है और उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यानी क्या डायमेंशंस होंगी, m0 l0 t0। डन। सरफेस टेंशन के निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन मैंने याद की थी ना, m1 l1 t-2, यही थी फोर्स की, m1 l1 t-2, बिल्कुल सही है। और नीचे क्या आएगा, लेंथ मतलब l1, तो बन जाएगा m1, इस बार l0 हो जाएगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो t क्या आएगा -2, m1 l0 t क्या आ गया -2। तो उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको समझ आ चुका होगा। अब जो रह चुकी है उनको निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने फोर्स की बताई डायमेंशंस, क्या बताई, m1 l1 t-2, और डिस्टेंस क्या होगा l1। ठीक, करो सोल्व, यानी बन जाएगा m1 l2 t-2। तो ये टॉर्क की डायमेंशंस भी निकल गई। कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अभी आपने रेजिस्टेंस की डायमेंशंस निकाली, कंडक्टेंस की इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब आप ये सब्स्टिट्यूट करो डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर जाएगा साइन सारे बदल जाएंगे। मैं पूरा लिख के बताता हूं, m1 l2 t-3 a-2। अब जब आप इसे ऊपर ले जाओगे ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, यानी m-1 l-2 t+3 a+2। तो अब आपकी डायमेंशन ये बन गई। क्लियर हो गया। अब कुल मिलाकर इस पेज पे दो डायमेंशंस रहती है, एक इंपेडेंस रहती है और दूसरी कैपेसिटेंस रहती है। चलो पहले कैपेसिटी की बात करते हैं। Q = CV, हमें C निकालना ना, C आ गया Q/V। Q का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज अभी डायमेंशन निकाला मैंने, A1 T1, ये देखो A1 T1, तो चार्ज की आ गई A1 T1। वैसे ही V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकाला हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या निकाला था हमने, m1 l2 t-3 a-1। अब इसे ऊपर ले जाओ, m1 है ऊपर -1 हो जाएगा, l2 है ऊपर, l तो पड़ा नहीं है, l-2 हो जाएगा, t-3 जब ऊपर जाएगा +3 बनेगा, एक t पड़ा है यानी t4 हो जाएगा, a-1 है ऊपर जाएगा +1 बन जाएगा, और एक 1 पड़ा हुआ है तो a2 बन जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ये डायमेंशंस कंडक्टेंस की है, ये डायमेंशंस निकाली मैंने किसकी, कैपेसिटेंस की। तो ये थी दोस्तों कुल मिला के डायमेंशंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज की। अब एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये इंपीडेंस ओम रेजिस्टेंस, ये जो डायमेंशन रेजिस्टेंस की होगी वही इंपीडेंस की होगी। तो अब आ जाते हैं यहां पर, बस यहां इनकी बात करनी है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। देखो पावर ऑफ लेंस ऐसा यूनिट डायोप्टर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, इसको यहां से हटा दो। आप पावर की ही डायमेंशंस लिखना चाहो लिख सकते हो। वेवलेंथ, वेवलेंथ लंबाई होती है, तो इसकी डायमेंशंस क्या लिखोगे आप, m0 l1 t0, ये लिखोगे इसकी डायमेंशंस, ठीक है। इसके अलावा अब ये है वो क्वांटिटीज, वो कांस्टेंट्स जो मैंने आपको ऐसा यूनिट्स में भी सिखाए थे, तो इनकी डायमेंशंस तो अब आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, चलिए मैं फिर भी आपके लिए निकाल देता हूं। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है याद है, ये तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस की डायमेंशन अभी निकाली हमने पीछे, आइए देख लेते हैं। 1 -1 -2, 1 -1 -2,
स्ट्रेन की क्या होंगी, m0 l0 t0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, m1 l-1 t-2, यही डायमेंशंस रहेंगी एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे देखिए आप दोस्तों, आगे मैं निकालूंगा आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस। देखो एनर्जी वर्क के जो डायमेंशंस है ना, 1 2 -2, 1 2 और -2, 1 2 -2, और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड यानी t⁻⁻1। अब इसकी डायमेंशन आप निकाल लो, m1 ये बनेगा l2, और -1 ऊपर जाएगा +1, -2 + 1 इज -1, ये बनेगा -1, तो m1 l2 और t-1 हो जाएगा, डन। अब बस ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज रही है, इनको सोल्व करते हैं, लेक्चर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालते हैं, यानी इस g की निकालनी है मुझे, तो g का फॉर्मूला क्या बनेगा, F(r²/m)। F क्या है, फोर्स की डायमेंशंस क्या थी, m1 l1 t-2 थी मेरे हिसाब से ना, देख लेते हैं, फोर्स की थी m1 l1 t-2, बिल्कुल सही है। अब इनटू r इज डिस्टेंस ना, तो r l आ जाएगा, बट क्योंकि r का स्क्वायर है तो l2 हो जाएगा, और नीचे m1 इंटू m1 बनेगा। अब ये ध्यान से देखिएगा, नीचे बन गया m2, ऊपर जाएगा -2, 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 - 2 इज -1, यानी m⁻⁻1, l हो जाएंगे क्यूब, और t⁻⁻2 रहेगा। तो ये डायमेंशंस मैंने निकाल दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, हद से ज्यादा बार। अब एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रह गया और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रह गया। चलिए करिए ट्राई इसको एक बार आप खुद भी, कुछ भी नहीं है, वो जो वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, बार बार उन्हीं का इस्तेमाल होना है, बार बार। करें सोल्व, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां पर गैस कांस्टेंट R होता है, तो R निकालना है अगर आपको, यानी PV/NT, ये निकालना पड़ेगा, ठीक। P क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर की डायमेंशंस हमने निकाली है पीछे अभी, (1 - 1 - 2) क्या निकाली, 1 - 1 - 2, मैं लिख देता हूं, 1 - 1 - 2। V वॉल्यूम होता है, उसकी डायमेंशन हो गया L3, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको निकालनी है किसकी, n नंबर ऑफ मोल्स, इसकी डायमेंशन मैंने क्या बताई थी, MOL, T होता है टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन क्या होगी K, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद आप सभी को। करो सॉल्व अब इसे, बस ऊपर लेके जाना है और कुछ भी नहीं है, बनेगा क्या, m1 l माइनस नहीं प्लस में 2 आएंगे ना, -1 + 3 प्लस में 2, t बनेगा -2, और मोल ऊपर चलेगा आएगा मोल इनवर्स, केल्विन ऊपर जाएगा केल्विन इनवर्स, ये बन गई डायमेंशन। पहली डायमेंशन है ऐसी जो बहुत बड़ी है, तो साफ साफ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, m1 आएगा, l2 आएगा, t-2 आएगा, मोल -1 आएगा, और केल्विन -1 आएगा। ये डायमेंशन किसकी निकाली मैंने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एक लास्ट है, वो भी मैं करवा देता हूं, आपके नहीं छोड़ते, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी निकालनी है, यानी ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, F/6πRV, 6π भी नीचे गया, RV भी नीचे गया, यही बनेगी ना। चलो इसी को यहां लिख लेते हैं, F/6πRV। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली, m1 l1 t-2, 6π नंबर है, डायमेंशनलेस छोड़ो, r इज रेडियस, रेडियस यानी लेंथ l1, ठीक है, और v इज वेलोसिटी यानी l1 t-1। करो सॉल्व, m एक ही है 1, एक l तो कैंसल आउट हो गया, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, पॉजिटिव यानी ऊपर -1, m1 l1 t-1, ये बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, m1 l1 t-1। दोस्तों ये मैंने आपको 35 फिजिकल क्वांटिटीज की वापस से डायमेंशंस या 34 डायमेंशंस निकाल के बताई है, और देखो मैंने कोई डायमेंशन तो याद नहीं रखा, बट अभी करते साथ हमें कुछ डायमेंशन अपने आप याद हो गए, अगर खुद याद हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट आपने क्या करना है, आप खुद याद करने जाओगे नहीं, अपने आप हो जाए वो एक अलग बात है। तो मेरे को कौन कौन सी याद हुई फिलहाल के लिए, मुझे याद हो गई है फोर्स, क्योंकि बार बार आया m1 l1 t-2। देखो ये मैंने फोर्स की डायमेंशन निकाली है, m1 l1 t-2 कहां गया ये, और ये बार बार आगे आया इसलिए मुझे याद हो गया। ठीक, डायमेंशन लेस जो है वो मुझे याद हो गया। डन। एम्पियर कहां आता है, करंट में, वो चीज मुझे याद होगी। सभी डायमेंशंस जो है वो मैंने निकाली। अभी करंट जो हमने निकाला एक बार उसे चेकआउट करो, वो कौन सा डायमेंशन है, 20th। इलेक्ट्रिक चार्ज यहां एम्पियर आता है करंट की वजह से, करंट में एम्पियर था तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी आया, और ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है इसी तरह से आपने डायमेंशंस इसकी भी फाइंड आउट कर ली है। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत आसान था, बट अगर हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तब हमारे लिए आसान होगा। दोस्तों यूनिट्स एंड डायमेंशंस फुल फ्लेज्ड होता है हमारा कंप्लीट। कोई ऐसा सवाल रहा नहीं है जो कि आपको ना आता हो, क्योंकि अब हमने सब सीख लिए है, और इस पूरे चैप्टर के जरिए अब कोई भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो जरूर सॉल्व होगा आप सबसे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे फिजिक्स का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।